अस्सलाम वालेकुम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टॉपिक आज स्टार्ट करने जाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक का काम बेटा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो आज जो है वो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बेटा दी थी वो हंट, जिसने हंट्स रूल दिया था, और मुलिकन, स्पेलिंग मुलिकन की एक एल आता है दो एल आता है पता नहीं, हंट और मुलिकन, इन दोनों साइंटिस्ट ने बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या थी, तो इसके लिए ज़रा थोड़ा सा आप क्या करो, अगर वीबीटी को रिकॉल करो। वीबीटी क्या कहती थी, ज़रा थोड़ा वीबीटी का ओवरव्यू आप लोग को दूँ। वीबीटी कहती थी कि भाई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों में पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, दोनों में स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, मिल के कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सही है, ये मानना था वीबीटी का। ये मान लो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, सही है, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल है और मिल के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एमओटी ने क्या कहा, एमओटी ने कहा कि भाई जब हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, ठीक है, ये कहलाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सही है, ये तो खैर उसने भी कहा था कि भाई ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है। वीबीटी ने क्या कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, दो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे। एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ, और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एएमओ। अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो ये कि मैंने क्या किया है, बॉन्डिंग को नीचे बनाए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग को इससे नीचे बनाए, एंटी बॉन्डिंग को इससे ऊपर बनाए। तो इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से भी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने ऊपर बनाए, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। सही है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम बॉन्डिंग है तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के रहना पसंद करते हैं। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ वो होते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसी कोई भी बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर रही थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो कह रही थी कि कोवलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनते हैं, मगर उनके मिलने पे मॉलिक्यूल बन जाता है, उसके ऑर्बिटल के बारे में बात वीबीटी ने नहीं की थी। मॉलिक्यूल बनता उसके भी ऑर्बिटल होते हैं, ये कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने।
सही है, यानी अगर मैं क्या क्या कहा वो अगर मैं लिखना चाहूँ साइड पे देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। सही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देने वाली जो थ्योरी है वो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि जिस तरह आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ, इसी तरह आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बन रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, या तो हेड टू हेड करेंगे या साइड से करेंगे। हेड टू हेड करेंगे सिग्मा बनाएंगे, साइड से करेंगे पाई बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा होते हैं या फिर पाई होते हैं। तो सबसे पहला काम जो MOT ने किया वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि VBT नहीं दे रही थी, और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात की। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर बेटा VBT ने बात नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन ने बात की। भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था इलेक्ट्रॉन का, या एटम का मॉडल क्या था, डी ब्रॉली की हाइपोथेसिस थी। डी ब्रॉली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, जिसको डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो ये बात VBT से समझ में नहीं आ रही थी, MOT से समझ में आ रही थी। क्यों, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये दो वेव्स हैं, जब वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है। तो दो ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं था, दो वेव्स मिल रही हैं और वह मिल गई। तो अगर उस वेव माने VBT के हिसाब से तो सही से एक्सप्लेन ये बात नहीं हो पा रही थी। MOT से बात एक्सप्लेन हुई कि एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वेव की तरह है, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात कर रही थी। और क्या बात कर रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड ऑर्डर बता रही थी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यूं कह लो आसान अल्फाज में, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब आप सोच रहे होगे ये बात तो VBT भी बता रही थी, कह रही थी ना कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे, और कुछ मसले आ रहे तो उसको हाइब्रिडाइजेशन ने सही कर दिया था। तो फिर ये कौन सी नई चीज़ लाई है, इसने ये बताया कि भाई दो एटम्स के बीच फ्रैक्शन में भी बॉन्ड बन सकते हैं। सही है, कोई आपके पास मॉलिक्यूलर आइन है तो उसमें फ्रैक्शन में भी बॉन्ड बन सकते हैं, यानी VBT से सिर्फ कह लो इवन पेयर, इवन इलेक्ट्रॉन की आप सिर्फ ओवरलैपिंग को बता सकते थे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग बता सकते हो, 4 की बता सकते हो, 6 की बता सकते हो। समझ रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है ओवरलैप होकर 2 बॉन्ड बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है 3 बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैप होके। मगर 3 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको VBT नहीं बता पाती थी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड फ्रैक्शन में बनेंगे। तो वो आप MOT से निकाल सकते हो। MOT ने एक फॉर्मूला दिया बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। वो फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से माइनस करो इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको डिवाइड कर दो किससे बेटा, 2 से। तो आपके पास 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो ये अब ये मैं आगे निकाल के दिखाऊंगा, अभी कुछ का फ्रैक्शन में आ रहा था, तो ये भी आप इससे निकाल सकते हो। मतलब ये कह लो थोड़ी सी और क्या कहेंगे उसको, एडवांस
मजीद एडवांस थ्योरी थी। वीबीटी से सिर्फ होल नंबर में बॉन्ड के बारे में पता चल पा रहा था, अगर अपॉन में आपके फ्रैक्शन में आपके बॉन्ड आ रहे हैं तो उसके बारे में वीबीटी बात नहीं करती थी, ये बात करती थी। और मैग्नेटिक बिहेवियर भी वीबीटी से कुछ चीज़ों का सही से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। मैग्नेटिक बिहेवियर में आप जैसे पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो भाई एक डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक आप किसने कहते हो? जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते, जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरे आप पढ़ते हो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, पैरामैग्नेटिक है। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो आपके डायामैग्नेटिक है। तो इसके हिसाब से वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए बेटा? डायामैग्नेटिक होना चाहिए। सही है, वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, सिर्फ एंड की लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2px2 तो होगा ना, फिर होगी 2py1 और 2pz1, और दूसरे ऑक्सीजन में भी 2py1 और 2pz1। अब ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, तो ये दोनों मिलके पेयर बना लेंगे, ये दोनों मिलके पेयर बना लेंगे, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए था बेटा? पैरामैग्नेटिक। जबकि प्रैक्टिकली ये बात हमें पता चली कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा अच्छे से जो एक्सप्लेन किया बेटा, वो कौन सी थ्योरी ने किया? एमओटी ने किया। ठीक है, अब कैसे किया, बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता चलता है, या ये सारी चीजें कैसे पता चलती है एमओटी से, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा एनर्जी की सीक्वेंस याद कर लो। एटम्स की तो आपको याद ही है, 1s2 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप एटम की कॉन्फ़िगरेशन इससे कर सकते हो। एमओटी ने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कि अगर आपको मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए सीक्वेंस याद होनी चाहिए। सीक्वेंस वही ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, इन सब को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता था बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल की करते हुए 1s। अब सोचो s और s जब मिलेगा तो एमओटी ये कहती है एक s ऑर्बिटल दूसरा s ऑर्बिटल मिलेगा तो दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। सही है, बॉन्डिंग को हम सिंपल लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? स्टार बना के, स्टार लगा दो तो उसका मतलब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो देखो बेटा, सबसे पहले 1s मिलेगा तो बॉन्डिंग भी बन सकता है, एंटी बॉन्डिंग दो बनेंगे, एक को सिंपल लिखूंगा एक को स्टार से लिखूंगा। अब s और s बेटा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? अभी बताया था पिछले लेक्चर में, सिग्मा। तो 1s के साथ लगेगा सिग्मा, एक पे स्टार लगेगा एक पे स्टार नहीं लगेगा। एनर्जी किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा? बॉन्डिंग की बेटा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, उसके बाद 2s आता है, 2s में सिग्मा 2s
सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 1s 2s हो गया। इसके बाद बारी होती है 2p की। 2p में 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है। अब जब pp आपस में मिलेंगे तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी करते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। पहला सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। तो मान लो px और px बना रहे हैं सिग्मा। अभी ज़रूरी नहीं आप px और px को लो, py को ले लो, pz को ले लो, कोई भी एक बनाएंगे सिग्मा। मान लो x और x ने बना लिया सिग्मा, तो y और z क्या बनाएंगे? पाई। तो 3 p ऑर्बिटल है, px, py, pz। x बना रहे हैं सिग्मा, y और z बना रहे हैं पाई। तो 3 p एक एटम की और दूसरे एटम के 3 p मिलेंगे तो टोटल 6 बनाएंगे। 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। पहले कौन आएंगे? बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग में 2 पाई बना रहे हैं, py pz पाई बना रहे हैं और px बना रहा है सिग्मा। तो ज़्यादा स्टेबल सिग्मा होता है, पाई होता है, सिग्मा होता है। तो एनर्जी किसकी कम होगी? सिग्मा की। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो पहले सिग्मा आएगा, सिग्मा 2px। सही है। उसके बाद 2py और 2pz पाई बना रहे हैं, दोनों पाई बना रहे हैं, किसकी ज़्यादा किसकी कम? सेम होगी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन को डालेंगे वो अकॉर्डिंग टू मैंने कहा हैंड्स रूल डालेंगे। सही है। इन दोनों की एनर्जी क्या है बेटा? सेम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डालेंगे? अकॉर्डिंग टू हैंड्स रूल। यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। 3 है तो 2 इसमें जाएंगे, एक इसमें जाएंगे। 4 है तो 2 इसमें, 2 इसमें। 1 है तो py में चला जाएगा। फिर आएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले। अब देखो बॉन्डिंग में सिग्मा की एनर्जी कम थी, तो एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा वाली की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ताकि बैलेंस करके आपका सेम आंसर आ सके ना भाई। मिसाल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी एनर्जी है 5, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 5 है। इसको मिला के 2 बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग वाली की एनर्जी मान लो 4 है तो एंटी बॉन्डिंग वाली की 6 होगी, ताकि बैलेंस करने पे वही आंसर आए ना 10। अब अगर मैं बॉन्डिंग वाले की कम कर दूं, 4 की जगह 3 कर दूं, तो एंटी बॉन्डिंग वाले की 6 की जगह 7 हो जाएगी। बॉन्डिंग वाले को 2 कर दूं तो एंटी बॉन्डिंग वाले की 8 हो जाएगी। अब दोनों को ऐड करने पे उनकी एनर्जी के बराबर होना चाहिए ना। तो अगर एक की एनर्जी कम कर रहा हूँ बॉन्डिंग वाले की, तो एंटी बॉन्डिंग वाले की बढ़ानी पड़ेगी। तो सिग्मा में बॉन्डिंग वाले की कम होती है तो एंटी बॉन्डिंग वाले की सबसे ज़्यादा होगी। यानी पहले इसमें आएंगे पाई वाले, तो पाई स्टार 2py इक्वल्स टू, इनकी भी एनर्जी सेम होगी क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और आखिर में आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो ये एनर्जी की सीक्वेंस होती है, नॉर्मल सीक्वेंस होती है ये। सही है। ये आपकी एनर्जी की नॉर्मल सीक्वेंस है। उनमें लगती है ये जिनमें इलेक्ट्रॉन, टोटल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा आ रहे हो। सही है। 14 से ज़्यादा वालों पे ये सीक्वेंस लगेगी। ठीक है। एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन किन पे लगती है? जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम या उसके बराबर हो। टोटल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो उसमें चेंज क्या आता है? सब कुछ बेटा ऐसे ही होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बस ये आगे चला जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, और फिर आ जाता है सिग्मा 2px, और फिर वही सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, और फिर सिग्मा क्या ना सॉरी पाई, और फिर आपका सिग्मा स्टार 2px। ठीक है। सिर्फ इसमें चेंज आ जाता है, ये आपके पहले आ जाते हैं, ये आपका बाद में आ जाता है, जबकि यहाँ पे ये सिग्मा वाला पहले था और पाई वाले बाद में थे।
एक्सेप्शन में ये चेंज आता है। होता कुछ यूँ है, ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है जिससे इस वाली की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये आगे चला जाता है। अभी पिछले लेक्चर में बताया था ना, ऑर्बिटल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है वो हायर स्टेट पे चले जाते हैं, तो उससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। उसको कम करने के लिए फिर वो मिक्स फिक्स होते हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, इस मिक्स होने की वजह से सिग्मा 2px आगे चला जाता है। खैर इसका रीज़न वगैरह नहीं आता है, बस आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो ये एक्सेप्शन वाली बात जो मैंने बताई ये याद रखना। अब इसको देखते हुए अगर हम मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशंस करें, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की करते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? H2 की बात कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ आप इसका निकालो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या करते हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अच्छा, उसको यूँ भी लिख सकता हूँ, सिग्मा स्टार 1s 0, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गए, 0 कह दो। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? 1 भी नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया आपका 1। और आपको वैसे भी पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक ही बॉन्ड बनता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो खैर आसान सी बात थी, तो आप VBT से भी निकाल सकते हो ना। अब अगर मिसाल है आपको H2 प्लस की करनी हो, H2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी? VBT तो नहीं बताती ना इसको, ऑड वाले को तो नहीं बताती, 2 की बता देती है, 4 की बता देती है, 6 की बताती, इसको भी ये बताती। कैसे? सीक्वेंस लिखो, कुछ भी नहीं करो, सीक्वेंस लिखो। एक इलेक्ट्रॉन है, किस में जाएगा बेटा? सिग्मा 1s1, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक। एंटी बॉन्डिंग आई नहीं, मतलब 0/2, तो इसका मतलब 1/2। तो H2 प्लस के बीच आधा बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड बनाएगा। ये बात भी बता डाली किसने? MOT ने। H2 माइनस की बात करो बेटा, H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 3, 2 थे, माइनस मतलब एक गेन कर लिया, तो 3 होगा बेटा। कॉन्फ़िगरेशन करो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर निकालो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा आपका 1/2। एक और मिसाल लो, He2, हीलियम के 2 एटम मिल रहे हैं। हीलियम के 2 एटम ऐसे मिलते हैं? इनर्ट होती है, नोबल गैस होती है, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती अभी समझ भी आ जाएगा। अगर मिलते तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मिलाने पे? 4। एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे का 2, 2 2 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यही होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने? 2/2, तो 0/2 तो 0, तो हीलियम और हीलियम के बीच 0 बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, समझे। अब MCQs आपसे पूछे, ये 4 ऑप्शन दे दे, बोले सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो H2 पे टिक करोगे। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो He2 पे टिक करोगे, ठीक है। और आपसे बोले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबल बेटा याद रखना, अगर आपसे बोले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबिलिटी जो है बेटा वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी होगी। जैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ H2 है और सबसे कम स्टेबल He2 है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो फिर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और किसकी कम होगी? तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर आप किसको देखोगे बेटा? फिर आप देखना किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AMO,
फिर आप देखना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा हैं उसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी उसकी कम है। सही है। तो इन दोनों का बेटा बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मगर इस पे देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। यानी इसी ऑर्डर में लिखवाया मैंने। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हाइड्रोजन की, फिर इसकी, फिर हाइड्रोजन के नेगेटिव की, और सबसे कम स्टेबल हीलियम का इतना अनस्टेबल होता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो आप यूं कह लो बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी। तो आपसे भी पूछ सकता है। सही है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इन दोनों का। सही है। और कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल को ये सीक्वेंस मैं इधर ही लिखे रहने दे रहा हूँ, एग्जाम्पल को मिटा के और एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आई चीज़ें। ये काम करते हैं, अगले पेज पे ही चल लेते हैं। ठीक है। सीक्वेंस तो आपने अपने पास लिखी ली होगी। अब अगर मैं और मिसाल दूं, जैसे नाइट्रोजन की मिसाल ले लेते हैं। सही है। नाइट्रोजन की मिसाल ले लेते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14। सही है। तो 14 इलेक्ट्रॉन तक एक्सेप्शन वाली सीक्वेंस को फॉलो करेगा, इसको याद रखना। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इलेक्ट्रॉन भी गिनते जाना, 8 हो गए। इसके बाद सिग्मा 2px2 10 हो गए, पाई 2p y1, पहले लिख लो, इलेक्ट्रॉन बाद में डाल देना। पाई 2p y इक्वल्स टू पाई 2p z। सही है, यही था। 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें इलेक्ट्रॉन डालने, पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, तो दोनों में आ जाएंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। 14 या इससे कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन को फॉलो करेंगे। सही। एक्सेप्शन में ये पहले आता है, और सॉरी गलत लिख दी मैंने। एक्सेप्शन नॉर्मल में तो ये पहले आता है, एक्सेप्शन की जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एक्सेप्शन की जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पाई वाला पहले आता है। सॉरी पाई वाला आपका पहले आता है। पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, वही इलेक्ट्रॉन दो रहेंगे, और फिर आपका आ जाएगा सिग्मा 2px2। सही है। एक्सेप्शन में सिग्मा वाला बाद में आता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और नॉर्मल वाले में पहले आता है। ठीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूं इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओ, तो इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 4 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 3। और वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। और N2 प्लस की बात करूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और पाई
2p/2 इक्वल्स टू पाई 2pz2 और सिग्मा 2px1। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 में से माइनस करो 4/2, तो आपका आंसर आएगा 5/2। तो N2 प्लस में कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 5/2, यानी 2.5 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। N2 माइनस की बात करूं, इसमें होंगे बेटा 15 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप बोलो इसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि ये इसी में से निकल रहा है। पेरेंट मॉलिक्यूल को देखना, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, उसी में चेंजिंग कर रहे हैं ना, तो सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो सीक्वेंस चेंज कर लेगा क्या? नहीं कर लेगा। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल को देखना, उसमें 14 उसी से निकल रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन वही वाली रहेगी, एक्सेप्शन वाली। क्या? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2p/2 पाई 2pz2, कितने हो गए? 12। उसके बाद आपका सिग्मा 2px2 हो गए 14, और इसके बाद क्या होता है? पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, दोनों में मिला के 1 इलेक्ट्रॉन डालने, इसमें आ जाएंगे। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछूं, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा हो जाएगा कितना? बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 5 है, तो आपका आंसर इसका बेटा आ जाएगा 5/2। तो N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 5/2। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा N2 का, कम दोनों का सेम है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा N2 की। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, ऊपर वाले की ज़्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखना, इसमें 5 है, उसमें 4 है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, ऊपर वाले की ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ये एक और चीज़ भी बता देता हूँ, इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक है। इसमें एक बेटा आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक है। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक है। बोले इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो N2 पे टिक करोगे। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, स्टेबिलिटी पूछ ले, बॉन्ड लेंथ पूछ ले, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछ ले, तो आप ऐसे बता सकते हो। अच्छा, कुछ 14 से बड़े वाले करते हैं, उसमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लगती हो। ऑक्सीजन, एक ओ में 8 और दूसरे ओ में 8, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन की आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले बेटा आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन लगेगी इसमें, सिग्मा 2px2, इलेक्ट्रॉन भी गिनते जाना, 10 तक हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन तक हो गए, इलेक्ट्रॉन गिनते रहना बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या आएगा? पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, दो इस पर डाल दो, कितने होगा बेटा? 14। कितने बचे? 2 बचे। पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे बेटा वो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल डालेंगे, दोनों की एनर्जी सेम है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। सही है। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अच्छा, 1 मिनट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 15 16, सही है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 8 और 10 आ रहे हैं ना, 12 क्यों लिख दिया मैंने? 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं बेटा? 2 2 4
5 6 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ गया 4/2 तो 2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड बनते हैं। और वो वाली बात समझ में आई, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। क्यों है, अब ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा आ रहे हैं, जबकि ये बात वीबीटी से समझ में नहीं आ रही थी। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया बेटा, किसने एक्सप्लेन किया, एमओटी ने। ऑक्सीजन के भी आयन की अगर करें, प्लस आयन की कर लो पहले, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15। क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 14। इसके बाद सिग्मा स्टार 2py बराबर है सिग्मा स्टार 2pz के, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसमें आ जाएगा। तो अगर हम निकालें बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका आ जाएगा बेटा 5/2। और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। सही है। O2 माइनस की करो, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 17 हो जाएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाएगी आपकी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, कितने हो गए 14। इसके बाद सिग्मा स्टार 2py2 इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2pz1। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 py में आ गए, 1 pz में आ गया। अब अगर आपको बेटा बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना हो तो क्या करोगे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 2 4 6 7, कितना आ रहा है 3/2। सही है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बेटा O2 प्लस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी, ठीक है। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 का, स्टेबिलिटी उससे कम इसकी। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का, तो अनस्टेबिलिटी भी सबसे कम इसकी। ठीक है। तो ये बेटा MOT का टॉपिक था। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने उसके साथ डिस्कस की। तो यहाँ पे आपका बेटा जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो फिलहाल इस चैप्टर को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।